नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में। ज्योग्राफी पढ़ते हुए हमने अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला टॉपिक हमारा था भारत का सामान्य परिचय और दूसरा टॉपिक था हमारा भारत के भौतिक क्षेत्र। इन दोनों टॉपिकों को हमने पढ़ लिया है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है हमारा नया टॉपिक? हमारा नया टॉपिक है भारतीय अपवाह तंत्र। मैंने आपको बताया भी था कि आज से हम भारतीय अपवाह तंत्र की शुरुआत करेंगे। भारतीय अपवाह तंत्र आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि पेट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और अब 15 दिन शेष बचे हैं। अपना रिवीजन का काम और प्रैक्टिस सेट का काम स्टार्ट कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी प्रैक्टिस सेट नहीं चालू किए हैं वो अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दें और बराबर रिवीजन करते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं भारतीय अपवाह तंत्र। भारतीय अपवाह तंत्र पढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी पिछले टॉपिक से रह गई थी, वो मैं आपको दे देता हूँ। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो आइए देखते हैं। हमने विस्तार पढ़ा था उसके प्रतिशतता के बारे में एक बार जान लेना ज़रूरी है कि जो हमारे यहाँ पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, पठार हैं और मैदान हैं, इनका क्षेत्रफल कितना है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए कहीं भी, पिछले टॉपिक के आसपास ही कहीं। पर्वत, ठीक, दूसरा पहाड़ियाँ, तीसरा हमारा हो जाता है पठार और मैदान। इनका क्षेत्रफल आप नोट कर लीजिए कहीं पे। एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया है किसी एग्ज़ाम में, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप जब मैदान देखेंगे तो ये 43% पे है, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे पॉइंट्स में हो सकता है, तो वो इतना मैटर नहीं करता है आपके लिए। मैदान का 43% पे है, ठीक है। और जब आप देखेंगे पहाड़ियों के लिए, इससे पहले क्या है, हाँ, मैदान 43 हो गए। और अगर आप बात करेंगे पठार के लिए, तो पठार हमारा 27.7% पे है। 27.7% पे लगभग पहाड़ है। जो पॉइंट्स के बाद में संख्याएं हैं ये थोड़ा बहुत वैरी कर सकती हैं, तो इसलिए इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पहाड़ियाँ देखेंगे तो यह लगभग 18 से 19%, ठीक है। 18 से 19% पर पहाड़ियाँ विस्तृत हैं और लगभग 10.5% पर्वत हैं, ठीक है। 10.5, तो पर्वत कितने हो गए? 10.5। पहाड़ियाँ कितनी हो गई? 18 से 19% के बीच में। पठार आपके हो जाएंगे 27% लगभग, और मैदान लगभग 43%, ठीक है। तो ये आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, भारतीय अपवाह तंत्र। चलिए, तो जब आप भारतीय अपवाह तंत्र की बात करते हैं, इसका वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। वर्गीकरण कैसे किया जाएगा? वर्गीकरण आप करेंगे तो यह समुद्र जल में विसर्जन के आधार पर वर्गीकरण इसका होता है, ठीक है। पहला, समुद्र जल विसर्जन, इसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं हम। दूसरा किस आधार पर करते हैं हम? दूसरा करते हैं जल संभर क्षेत्र का आकार, ठीक है। जल संभर क्षेत्र का आकार, जल संभर क्षेत्र का मतलब होता है कि जो इसका अपवाह क्षेत्र है वह कितना बड़ा है, ठीक है। तीसरा भी हम कर सकते हैं उद्गम स्रोत के आधार पे। उद्गम स्रोत के आधार पे भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके वर्गीकरण के क्षेत्र रहे। अब देखते हैं पहले पे बात करते हैं, तो ये होता है क्या? समुद्र जल विसर्जन। जब हम समुद्र जल विसर्जन के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में 2 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। 2 प्रकार की कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में कुछ नदियाँ अपना जल विसर्जन करती हैं, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, और या फिर दूसरा क्या हो जाएगा? अरब सागर, ठीक है। दो ही प्रकार की तो नदियाँ हैं हमारे यहाँ, या तो बंगाली खाड़ी में जल अपना गिराएंगी या फिर अरब सागर में गिराएंगी, ठीक है। तो यह हो गई आपकी समुद्र जल विसर्जन के आधार पे। अब आप देखेंगे तो इसमें से बड़ा भाग बंगाल की खाड़ी का है। आप देखेंगे जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं, सततवाहिनी नदियाँ, वो सारी की सारी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। लगभग 77% जो है
वह जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% जो भाग है वह जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होता है। और जब हम बात करेंगे अरब सागर की तो लगभग 23%, 23% जो है, जिसमें आपकी सिंधु नदी आ जाएगी, नर्मदा है, तापी है, माही है, पेरियार है, जो अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। तो यह आपका समुद्र जल विसर्जन के आधार पर वर्गीकरण हो गया। दूसरा वर्गीकरण हमने आपको बताया जल संभर के आधार पे, जल संभर क्षेत्र का आकार। ठीक है, जल संभर क्षेत्र के आकार पे आप देखेंगे तो भारतीय नदी द्रोणियों को कितने भागों में बांटेंगे आप? 3 में। 3 कौन कौन सी हो जाएंगी? पहली हो जाएगी प्रमुख नदी द्रोणी। ठीक, प्रमुख नदी द्रोणी। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? मेजर रिवर बेसिन, मेजर रिवर बेसिन। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका? मध्यम नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी। ठीक, इसे आप देखेंगे तो इसे कहेंगे हम मीडियम रिवर बेसिन, मीडियम रिवर बेसिन। तीसरा आप देखेंगे तो हो जाएगी लघु नदी द्रोणी। ठीक, यहाँ हो जाएगा माइनर, बाकी रिवर बेसिन आप लिख लेंगे। यह 3 प्रकार की हैं हमारे यहाँ जल संभर के क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, तो जब आप देखते हैं प्रमुख नदी द्रोणी तो इसमें आपका लगभग अपवाह 20,000 किलोमीटर अपवाह क्षेत्र आता है। ठीक है, जब इसकी बात करेंगे तो हम देखेंगे इसमें लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है, जो कि हमारी जो प्रमुख नदियां हैं उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो 20,000 किलोमीटर अपवाह क्षेत्र। ठीक है, इनका अपवाह क्षेत्र जो है वह 20,000 किलोमीटर अपवाह क्षेत्र है। इसमें कौन कौन सी नदियाँ आएंगी? बड़ी नदियाँ हमारी सारी आती हैं, जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, कृष्णा है, तापी है, नर्मदा है। नर्मदा के साथ आप देखेंगे तो साबरमती, जितनी बड़ी नदियाँ हैं, बराक वगैरह, ये सब इसी में आ जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, कृष्णा हो गई। ठीक है, तापी, नर्मदा। ठीक है, ये सारी नदियाँ आपकी इसी में आ जाएंगी, गोदावरी आदि जितनी बड़ी नदियाँ हैं वो आप इसमें रख लेंगे। ठीक है, जब आप बात करते हैं किसकी? मध्यम की, मध्यम नदी द्रोणी की आप बात करेंगे, आप हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। इनका जो अपवाह क्षेत्र है वह कितना है? अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000। ठीक है, 2,000 से 20,000 किलोमीटर स्क्वायर इनका अपवाह क्षेत्र है। छोटी छोटी जो नदियां हैं थोड़ी इनसे का, जैसे पेरियार, मेघना हो गई, पेरियार हैं। ठीक है, आदि यह इसमें आ जाती हैं। तीसरा हमारा कौन सा था? लघु नदी द्रोणी। आपसे यह पूछा जा सकता है कि इनका अपवाह क्षेत्र के बारे में पूछा जा सकता है, बस इससे ऊपर आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। वैसे ये भी आज तक कभी पूछा नहीं गया है। इनका जो अपवाह क्षेत्र है वो 2,000 से कम है, अपवाह क्षेत्र 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, यह न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको मिलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम उद्गम स्रोत के आधार पर। तो उद्गम स्रोत में आप देखेंगे तो आपको पता है उद्गम स्रोत के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं हम। पहली कौन सी हैं? हिमालयी नदियाँ, पहली हो गई हिमालयी, और दूसरी आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है,
ये 2 तरह की नदियाँ हमारे यहाँ हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रकार आप देखेंगे तो कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो इन दोनों के अंतर्गत नहीं आ रही हैं। देखिए जैसे आप चंबल हो गया, बेतवा है, सोन है, ये सब जो नदियाँ हैं ये आपकी ना हिमालयी क्षेत्र में आ रही हैं ना प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार की समस्या रहती है, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मान्य जो वर्गीकरण है वो यही है, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियाँ, इन 2 भागों में सब बांट कर ही हम अपनी नदियों को पढ़ते हैं। इसमें हालांकि थोड़ी दिक्कत आती है, जो मैंने अभी आपको बताया है, चंबल, बेतवा, सोन, इन नदियों से थोड़ा बहुत उत्पन्न होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसी हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में भाग कर अपनी नदियों का अध्ययन आगे हम करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अब हम, तो आइए शुरुआत करते हैं हम हिमालयी नदियों से, ठीक है। हिमालयी नदियाँ, अब ये टॉपिक अगले 4 से 5 दिन में ख़त्म होगा, हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियों में हमें 3 अपवाह तंत्र पढ़ने हैं। पहला अपवाह तंत्र हमारा कौन सा होगा? सिंधु अपवाह तंत्र। यहाँ से आपके लिए बहुत सारे फैक्ट मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। अब यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। सिंधु अपवाह, गंगा अपवाह और ब्रह्मपुत्र अपवाह, ये 3 नदियाँ आपको, 3 अपवाह तंत्र आपको जो है पढ़ने हैं हिमालयी नदियों के अंतर्गत। प्रायद्वीपीय भारत में कई सारी नदियाँ पढ़नी है, लेकिन ये 3 जो हैं आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें जितना टाइम लगेगा प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियाँ उसी टाइम में हम उतने टाइम में पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले सिंधु अपवाह तंत्र से। सिंधु अपवाह तंत्र, ठीक है। सिंधु अपवाह तंत्र में देखेंगे तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सिंधु की बात करेंगे, सिंधु नदी की बात करेंगे। ये जो इसकी मेजर नदी है सिंधु नदी, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? उद्गम, तो उद्गम कहाँ है? बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है, याद रखेंगे आप, नोट करिए, बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है। बोखरचू ग्लेशियर से इसका उद्गम है। इसे कभी कभी चेमा युंगडुंग भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा आप, चेमा युंगडुंग, ठीक, चेमा युंगडुंग से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। लगभग जो है 2,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है इसका अपवाह तंत्र फैला हुआ है, ठीक है। तो या तो रही है उसकी लंबाई, आप देख लीजिए, लिख लीजिए, लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है, कुल। और अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में यह लंबाई हो जाती है 1114 किलोमीटर, ठीक है। यह इसकी लंबाई हो गई। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग 2,50,000 किलोमीटर है, ठीक है, 2,50,000 किलोमीटर है। बाकी देखिए अब इसकी सहायक नदियाँ हो गई सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये जो फेमस बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, और बहुत सारी छोटी भी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सहायक नदियाँ, ठीक है, अभी मैं फिगर के माध्यम से भी आपको समझा दूंगा एक बार, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसकी सहायक नदियाँ आप लिख लीजिए, श्योक, गिलगिट, ठीक है, श्योक हो गई, गिलगिट हो गई, जास्कर, ठीक, एक हुंजा, नुब्रा, ठीक है, ये तो आप आदि, और जो फेमस हैं उनके बारे में तो हमें अभी अलग से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो यह इसकी नदियाँ हो गई। आइए हम सबसे पहले फिगर के माध्यम से आपको बता देते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं। देखिए आप मान लीजिए कि ये सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी है, तो ये यहाँ पे इसकी एक सहायक नदी है श्योक, ठीक, कौन सी है? श्योक। और इसकी श्योक की सहायक नदी है नुब्रा, ठीक, नुब्रा श्योक की सहायक नदी है। फिर इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है क्या? गिलगिट,
गिलगित, ठीक। एक नदी और मिलती है काबुल, आप लिखते रहिएगा, जो नहीं ऊपर लिखी हुई हैं आप ऐड कर लीजिएगा, काबुल, ठीक है। एक नदी मिलती है कुर्रम, ठीक, कुर्रम हो गई, ठीक है। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई। और इसके साथ एक नदी और आप नोट कर लीजिए, कौन सी नदी है ये, गोमल। ये जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए यहाँ पे, जब सिंधु नदी नंगा पर्वत के पास एक गार्ज बनाती है, ठीक है। सिंधु नदी नंगा पर्वत के पास बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काट कर एक गार्ज बनाती है। गार्ज कैसे बनता है, जो काफ़ी ऊंचाई से नदी नीचे गिरती है तो वहाँ पे जो है चट्टानों को काट देती है, तो उसे हम गार्ज कहते हैं। तो नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काट कर यह एक गार्ज का निर्माण करती है। तो यह आप नोट कर लेंगे, ठीक है। सहायक नदियों में आपसे ये सहायक नदियाँ आप नोट याद कर लीजिए, इनसे आगे आपसे कुछ कोई भी क्वेश्चन सहायक नदियों में नहीं किया जाएगा। यही सहायक नदियाँ अब तक पूछी गई हैं। इनके अलावा कुछ ज़्यादातर सहायक नदियाँ आपकी जो इसकी बाएं हाथ से मिलने वाली हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम आपको अभी बता देते हैं, ठीक है। अब आप जब इधर से सहायक नदियाँ देखेंगे तो सिंधु के बाद क्या हो जाती है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। सिंधु, सॉरी सिंधु नहीं, सिंधु तो खुद मेजर नदी है। झेलम, झेलम, चिनाब, ठीक, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए कहीं अच्छे से, इनसे कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और यही मिलकर जो ये आप देख रहे हैं ना, कितनी 5 नदियां हैं, इन्हीं को मिलाकर क्या कहा जाता है, पंचनद कहा जाता है। पंचनद कहा जाता है। इन्हीं 5 नदियों का जल पंजाब को सिंचित करता है, इसलिए उसे हम पंजाब कहते हैं, 5 नदियों का क्षेत्र, ठीक है। और उसके बाद जब सिंधु नदी आगे चलती है तो कराची के पूर्व में ये अरब सागर में मिल जाती है। कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो आपकी सिंधु नदी रही। अब हम आते हैं इसकी सहायक नदियों पे, ठीक है। तो सहायक नदियों में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देखिए जो आपकी ये दाएं हाथ से मिलने वाली नदियां हैं, इनके बारे में केवल इनके नाम के बारे में पूछा गया है अभी तक का, और ये पूछा गया है कि ये किसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। बाकी इनसे अभी कुछ ऐसा इनकी डिटेल या इनका उद्गम नहीं पूछा गया है। जो उद्गम पूछा गया है वो कौन सा पूछा गया है, वह जो बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ हैं उनके उद्गम के बारे में पूछा गया है। तो हम आइए उनको देखते हैं। ये आप इनको जो आपकी बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं, इनका आप नाम याद रखेंगे। सॉरी, दाएं किनारे से, दाहिनी ओर से। अब देखिए, हाँ, पहले दाएं और बाएं भी समझ लीजिए। अब नदी जिस दिशा में गति कर रही है, नदी का जल जिस दिशा में गति कर रहा है, आप उधर की तरफ अपना मुंह करके खड़े होंगे। तो जो नदियाँ आपके दाएँ हाथ की तरफ से मिल रही होंगी उन्हें हम कहेंगे दाएँ हाथ से मिलने वाली नदियाँ, और जो आपके बाएँ की तरफ से आ रही होंगी उन्हें हम कहेंगे बाएँ हाथ से मिलने वाली नदियाँ। तो ये जो अभी आपने पढ़ी है सारी की सारी दाहिने हाथ से मिलने वाली नदियाँ हैं, राइट हैंड से, ठीक है। तो राइट हैंड से जो मिलने वाली नदियाँ हैं यह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, इनके उद्गम के बारे में आज तक नहीं पूछा गया है, बस केवल इनका नाम पूछा गया है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है या नहीं है, बस। और अब जो हम नदियाँ पढ़ने वाले हैं लेफ्ट हैंड की तरफ से जो मिलने वाली हैं, उनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए लिख लेते हैं, बाएं हाथ से मिलने वाली नदियाँ, मिलने वाली नदियाँ, ठीक। बाएं हाथ से मिलने वाली नदियों में आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन सी नदी में है, जास्कर, जास्कर के बारे में पढ़ेंगे। जास्कर नदी कहाँ से निकलती है, सरचू का पठार, ठीक है। उद्गम इसका है सरचू के पठार से, बस इसके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। सरचू का पठार, यहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है।
बस इसके लिए ज़्यादा यहाँ से इससे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। आइए अब पढ़ते हैं झेलम नदी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी के बारे में देखते हैं। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? झेलम नदी का आप उद्गम देखेंगे तो यह शेषनाग झील, ठीक है। कौन सी झील? शेषनाग झील। शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसको हम वैरीनाग भी कहते हैं। शेषनाग या वैरीनाग, ठीक, यहाँ से इसका उद्गम होता है। तो यह शेषनाग या वैरीनाग से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर एक झील है, इसको आप झील लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये झील से इसका उद्गम होता है, ठीक है। लंबाई आप देखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, वैसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। इसकी लंबाई हो जाती है 724 किलोमीटर, ठीक है। 724 किलोमीटर हो जाती है। आगे देखते हैं। फिर जब आगे चलेंगे तो ये नदी आगे चलकर कहाँ मिल जाती है? तो आगे चलकर यह नदी चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। आगे चलकर, या यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप ये लिखिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है, मिल जाती है, ठीक। ये रहा आपका झेलम नदी से। और इसकी एक सहायक नदी है, इसकी झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। इस पर किशन गंगा प्रोजेक्ट बन रहा है, इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आप लिख लीजिए, किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। झेलम की सहायक नदी है। इस पर प्रोजेक्ट बन रहा है किशन गंगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान जिसको लेकर विरोध जताता रहता है, कई बार विरोध कर चुका है। तो यह नदी किशन गंगा जो है, इसकी झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। यह नदी जो आपकी है झेलम, एक नौकागम में है। आप इस पर यहाँ पे नौका चला सकते हैं। नौकागम उसे कहते हैं जो प्लेन में बहती है, पहाड़ों पे तो नौका नहीं चलेगी आपकी, तो इसलिए यह नौकागम में नदी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और इससे पूछा गया है, यह वुलर झील से प्रवाहित होती है, ये भी नोट कर लीजिए। वुलर झील से प्रवाहित होती है। वुलर झील से प्रवाहित होती है झेलम नदी, ठीक। तो ये आपके लिए झेलम नदी से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ से बता दी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन और है जो कि पूछा गया है, या आप खैर आगे ही पढ़ेंगे। श्रीनगर जो है इसी नदी किनारे स्थित है। श्रीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है। किनारे स्थित है। ये रहा आपके लिए झेलम से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आइए देखते हैं चिनाब नदी। तो चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बड़ा लाचा दर्रा है, ठीक है। कहाँ उद्गम, कहाँ से होता है? बड़ा लाचा दर्रा। उद्गम बड़ा लाचा दर्रा, यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई जो है, लिख लीजिए, 1180 किलोमीटर है। और इसका उद्गम कुछ इस प्रकार होता है, देखिए, ये मान लीजिए बड़ा लाचा दर्रा है, तो एक धारा इधर से निकलती है और एक इधर से निकलती है, ठीक है। ये दो धाराएं निकलती हैं, जिसमें से एक धारा का नाम है चंद्र, चंद्र, और इसका नाम है भागा, ठीक। ये आपका दर्रा हो गया बड़ा लाचा ला, बड़ा लाचा ला। ये दोनों नदियाँ आपस में आकर यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है क्या? तंडी। यहाँ पे आपस में मिल जाती हैं और आगे झेलम के नाम से नदी बहना स्टार्ट कर देती है। सॉरी, चिनाब के नाम से, चिनाब के नाम से नदी आगे बहती है, ठीक है। जो चिनाब नदी है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, सबसे बड़ी सहायक।
ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चंद्रभागा। इसे देखिए, अभी एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा गया है कि किस नदी को चंद्रभागा कहा जाता है, तो चंद्रभागा आप समझ गए होंगे किसे कहा जाता है, ठीक है। और यह इसका विस्तार आप देखेंगे कहाँ पे बहती है, तो हिमाचल और जम्मू, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब के हिसाब से देखेंगे कौन से राज्यों में इसका विस्तार आपको मिलेगा, तो आपको मिलेगा हिमाचल में, लद्दाख में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका चिनाब नदी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आइए अब देखते हैं रावी के बारे में। रावी नदी, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ होता है, कई लोग गए भी होंगे, बहुत फेमस प्लेस है, अच्छा टूरिस्ट प्लेस रहा है, रोहतांग, ठीक है। रोहतांग दर्रा, यहाँ से इसका उद्गम देखने को मिलता है। कहाँ पे है, तो मैंने आपको बताया था कुल्लू पहाड़ी, कुल्लू पहाड़ियाँ, ठीक, कुल्लू पहाड़ियाँ, रोहतांग दर्रा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यह धौलाधार और पीर पंजाल को काटते हुए आगे चलती है, ठीक। और जब आप देखेंगे इसकी लंबाई, तो कितनी है इसकी लंबाई, 725 किलोमीटर, ठीक है। और यह चिनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है चिनाब नदी में, तो यही पाकिस्तान में, मुल्तान के पास, पाकिस्तान में मुल्तान के पास चिनाब नदी से मिल जाती है। मुल्तान के पास चिनाब से मिल जाती है, चिनाब से मिल जाती है। तो ये रही रावी नदी। आइए आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं व्यास नदी पे। व्यास नदी, ठीक है। व्यास नदी का उद्गम कहाँ से है, व्यास कुंड से। चलो ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, व्यास कुंड, ठीक। व्यास कुंड से उसका उद्गम होता है। इसकी जो लंबाई आप देखेंगे वो कितनी है, 470 किलोमीटर, ठीक है। कितनी हो गई, 470 किलोमीटर। और जो आपका ये व्यास कुंड है, ये भी रोहतांग दर्रे के समीप ही है, ठीक है। ये भी लिख लीजिए आप, कभी कभी यहाँ भी रोहतांग मिल जाता है आपको, इसके ऑप्शंस में भी रोहतांग आ जाता है, तो रोहतांग भी आप गलत नहीं है, आप टिक कर देंगे, ठीक है। 470 किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। और जब इस पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके साथ, यह जो है हरिके नामक स्थान पर, कहाँ पे, हरिके, हरिके नामक स्थान पर सतलज में मिलती है, ठीक। कहाँ मिलेगी, सतलज में, सतलज में मिल जाती है। हरिके नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। और जहाँ पे इनका संगम होता है, किसका, व्यास और सतलज का। ये सतलज नदी बह रही है और ये इधर से व्यास नदी आई, इसमें मिल गई। सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा सा, चलिए खैर आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका संगम हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये कौन सा स्थान है, ये स्थान है हरिके। कौन सा स्थान है, हरिके। और यहीं पे एक बैराज बनाया गया है जिसको हम कहते हैं हरिके बैराज, ठीक। कौन सा बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज बनाया गया है। और इंदिरा गांधी नहर जो है उसको जल यहीं से मिलता है, इंदिरा गांधी नहर को जल यहीं से प्राप्त होता है। इंदिरा गांधी नहर, इसको जो जल प्राप्त होता है वह हरिके बैराज से ही प्राप्त होता है, ठीक है। और किन राज्यों में बहती है यह नदी, तो इस लिख लीजिए, राज्य जो हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन दो राज्यों में यह नदी बहती है भारत में, ठीक है। सतलज नदी, सतलज नदी की बात करते हैं। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम क्षेत्र भी भारत से बाहर है, ठीक है। राकसताल, राकसताल, ठीक है। इसका उद्गम राकसताल या मानसरोवर झील के समीप स्थित है। ये मानसरोवर झील के पास स्थित है, के पास स्थित है, ये आप नोट कर लीजिएगा। कभी कभार मानसरोवर झील भी इसके ऑप्शंस में आया है, तो यह आप अगर मानसरोवर आता है तब भी आप मानसरोवर टिक कर दीजिएगा, ठीक है।
इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है टोटल, और अगर आप भारत में देखेंगे तो यह 1050 किलोमीटर। ठीक, भारत में 1050 किलोमीटर है। बाकी इसका जो लंबा बहती है यह वो भारत से बाहर बहती है। ठीक है, और मैंने आपको पढ़ाया था दर्रों में, तो यह सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। ठीक, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और इस पर क्या प्रसिद्ध एक बांध स्थित है, आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए, फिर मैं लिखूंगा अभी आगे, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा बांध है। भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, यह आपका सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये रही आपकी सतलज नदी के बारे में। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हो गई। व्यास इसकी सहायक नदी है, मैंने आपको बताया था। एक स्पीति नदी भी इसकी सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप रहने दीजिए, मत लिखिए। क्रम मैंने आपको बता दिया था इनका। आप उत्तर से दक्षिण अगर क्रम देखेंगे इन नदियों का, उत्तर से दक्षिण, तो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले कौन सी नदी बहती है, सिंधु, ये मैंने आपको बताया है। और इनके साथ मैंने इनके आपको दोआब भी बताया था, वो दोआब याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, ये रहे आपके उत्तर दक्षिण का क्रम। और बाकी इनके बीच में मैंने दोआब बताया था, सिंधु सागर दोआब था, छाछ दोआब था। ठीक है, बारी दोआब था, विष्ट था। ये सारे जो दोआब थे आपके, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ आपको एक बार रिवीजन करा ही देता हूँ। सिंधु झेलम की आप बात करेंगे तो कौन सा, सिंधु सागर, यहाँ पे है सिंधु सागर। झेलम और चिनाब देखेंगे आप तो कौन सा है, छाछ, छाछ दोआब, सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे तो छाछ। छाछ दोआब हो गया। चिनाब और रावी के बीच में देखेंगे तो कौन सा है, रचना। ठीक, रावी और व्यास के बीच में देखेंगे तो कौन सा है, बारी। और व्यास और सतलज के बीच में विष्ट। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, कहीं भी इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए ये हो गई। और लंबाई के क्रम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लंबाई के क्रम में देखना है, तो सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो किसकी है, सिंधु की। ठीक, सिंधु के बाद आप देखेंगे तो दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सतलज। ठीक, सतलज के बाद आप देखेंगे तो कौन सी नदी है, चिनाब। चिनाब के बाद आप देखेंगे तो कौन सी है, रावी। रावी के बाद आप देखेंगे तो झेलम। और जो सबसे छोटी है वो है व्यास। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, एक बार पूछा गया था, शायद ये पीसीएस में या आरओ में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये रही आपकी सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के साथ एक और चीज़ बच रही है, एक भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, वो अभी यहीं पे पढ़ लीजिए। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौते में क्या हुआ था वो भी हमें देखना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था। किसके मध्यस्थता से हुआ था, तो ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, वर्ल्ड बैंक। सिंधु जो नदी है उसका जो जल का प्रयोग करने के आधार पर हुआ था यह। तो आइए हम पहले देखते हैं क्या है यह सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु, झेलम, चिनाब। ठीक, फिर आगे देखते हैं क्या है, रावी, व्यास, सतलज। ठीक, तो ये हो गई इनकी, इसकी हर वर्ष मीटिंग भी होती है, एक बार भारत में एक बार पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक, अब इस समझौते के आधार पर क्या तय हुआ कि जो ये ऊपर की 3 नदियां हैं इसका 20% जो वाटर है वह कौन यूज़ करेगा, इंडिया यूज़ करेगा। ठीक, और 80% जो वाटर है वह कौन, पाकिस्तान यूज़ करेगा। ठीक है, पाकिस्तान यूज़ करेगा, पाकिस्तान। ठीक, यहाँ पर जो नीचे की 3 नदियाँ हैं इनका 80% वाटर हम यूज़ करेंगे, हम मतलब इंडिया। और 20% जो वाटर है वह कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान। ठीक, यह सिंधु जल समझौते में
वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता से जो हुआ था उसमें तय हुआ था। यह आज तक फॉलो किया जा रहा है, हर वर्ष इसकी मीटिंग भी होती है। तो आइए एक फिगर के माध्यम से समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं हम। ठीक है, फिगर के माध्यम से क्या समझेंगे, आइए देखते हैं। चलिए, ये जो देखिए, ये मैंने आपकी सिंधु नदी की बात बना दी, सिंधु नदी है ये। ठीक, ये आप समझ लीजिए एक तरह से कि सिंधु नदी है। ठीक है आपकी। अब सिंधु नदी में हम देखते हैं कौन कौन सी अन्य नदियाँ आकर मिल जाती हैं। तो कौन सी नदी मिलती हैं आपकी, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी नदी है वह क्या है, चेनाब नदी है। तो लगभग चेनाब नदी ये आकर मिल जाती है। ठीक है, ये आपकी सिंधु हो गई। ये फिगर आप बना लेंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है, ये आपकी चेनाब नदी हो गई। ठीक, चेनाब हो गई है। और इसमें कौन सी नदी मिलती है, लगभग अंत में ही जाकर यहाँ से एक नदी आती है, वो मिलती है इसमें कौन सी, सतलज। सतलज, ठीक है। और आपकी सतलज नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसको हम कहते हैं व्यास नदी। ये आपकी व्यास नदी हो गई। ठीक है, ये सिंधु हो गई। और आपकी जो झेलम नदी है वह भी आपकी किस में मिल जाती है, चेनाब नदी में मिल जाती है कि। ठीक है, ये झेलम नदी हो गई, झेलम नदी। ठीक, तो ये सिंधु, झेलम, चेनाब। और अभी आपकी एक नदी इसमें से बच रही है। कौन सी नदी है वह रावी नदी है। ठीक है, तो कुछ इस स्थान पे एक नदी आके यहाँ पे और मिल जाती है। ठीक, आप बना लीजिएगा फिगर में, इसको हम रावी नदी कहते हैं। तो यह आपकी नदियों का यह हो गया, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये आपकी नदियाँ हो गई। ठीक है, इसमें से जो आपकी व्यास नदी है वह आपकी भारत में ही मिल जाती है। बाकी सारी नदियाँ आपकी जो हैं पाकिस्तान में इन नदियों से, सिंधु नदी से मिलती हैं आके। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके साथ ही आपका जो सिंधु नदी तंत्र है वह समाप्त हो गया। अगली वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए और बार बार वीडियोस को देखते रहिए। जो भी ना समझ में आए कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। नमस्कार। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।